हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 145। तो देखते हैं अपने अलंकार विषय से संबंधित अगले प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो देखते हैं अगला प्रश्न, गौर करें। जहां वर्णों की आवृत्ति, ध्यान से सुनेंगे, जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? तो मैंने आपको बताया था ऑप्शन सी, अनुप्रास अलंकार। जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, शब्दों पर ध्यान दें, वर्णों की आवृत्ति, ठीक है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो पराधीन जो जन और पराधीन जो जन यहाँ पर नीचे वाली लाइन में, ठीक है, रिपीट हो रही है, ठीक। तो यहाँ पर किसकी रिपीटेशन हो रही है? पंक्ति की रिपीटेशन हो रही है, ठीक है, ध्यान रखें, पंक्ति की, ठीक। ऐसे में मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर शब्दों की या फिर पंक्ति की रिपीटेशन हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? वहाँ पर लाटा अनुप्रास होता है। लेकिन यहाँ अगर आप ऑप्शंस पर ध्यान देंगे तो यहाँ कहीं भी लाटा अनुप्रास अलंकार की बात नहीं की गई है। यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन में दिया हुआ है अनुप्रास। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अनुप्रास का ही एक भेद है, क्या? लाटा अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो ऑप्शन आप ध्यान से देखें, या तो आपसे भेदों का भेद पूछ सकते हैं, ठीक, या फिर डायरेक्ट आपसे मेन भेद ही पूछ ले। तो यहाँ पर डायरेक्ट पूछा गया है कौन सा अलंकार है, तो आप बताएंगे अनुप्रास अलंकार है। वर्णों की आवृत्ति तो हो ही रही है, साथ में पंक्ति की भी हो रही है, ठीक है। तो क्योंकि यह लाटा अनुप्रास जो है अनुप्रास का ही एक भेद है, उपभेद, ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगर ऑप्शन में लाटा अनुप्रास होता तो आप ऑप्शन लाटा अनुप्रास पर लगाते, ठीक है। तो ध्यान रखें, ये छोटी छोटी बातें ही आपको समझनी है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करें। प्रस्तुत पंक्ति में वाक्य दोबारा आ रहा है। मैंने बताया था कि वाक्य रिपीट हो रहा है, ठीक है, जिसका सामान्य अर्थ तो एक ही है, ठीक। सामान्य रूप से देखें तो इसका एक ही अर्थ है, लेकिन अगर जब हम इसका अन्वय करते हैं, अन्वय करना मैंने आपको बताया था क्या होता है, शब्दों को तर्कपूर्ण रखना, ठीक है। तर्कपूर्ण ढंग से जब हम रखते हैं शब्दों को तो उसे अन्वय कहते हैं, यानी कि शब्दों का आपस में संबंध बताना अन्वय होता है, ठीक, जिसमें पहले कर्ता, फिर विशेषण विशेष्य का संबंध और फिर अंत में क्या आता था, मैंने बताया था क्रिया आएगी, ठीक। तो अन्वय करने से पूरी उक्ति का, जब हम इसे अन्वय करते हैं तो पूरी उक्ति का अर्थ ही बदल जाता है, ठीक। प्रस्तुत पंक्ति के पूर्वार्ध यानी कि पहला भाग, ठीक है, और उत्तरार्ध, पूर्वार्ध का अपोजिट क्या होता है? उत्तरार्ध, यानी कि बाद का भाग, ठीक है। तो यानी कि पिछला यानी कि पहला पूर्वार्ध और उत्तरार्ध यानी कि बाद का, ठीक। तो पूर्वार्ध का अर्थ है कि जो मनुष्य पराधीन है उसके लिए स्वर्ग क्या है? नरक के समान है, यानी कि जो दूसरों पे डिपेंड रहता है ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग क्या है? नरक है, ठीक। और उत्तरार्ध का अर्थ है, वहीं इसी पंक्ति का जब ये रिपीट हुई है तो क्या अर्थ है देखते हैं। जो मनुष्य पराधीन नहीं है, दूसरों पर डिपेंड नहीं है, आश्रित नहीं है, उसके लिए नरक कैसा है? स्वर्ग है,
ठीक है। नरक कैसा है? स्वर्ग है। यह लाटानुप्रास अलंकार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? लाटानुप्रास अलंकार के अंतर्गत। ठीक, और मैंने बताया लाटानुप्रास अलंकार किसका भेद है? अनुप्रास अलंकार का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाटा अनुप्रास। तो इसके संबंध में जो भी आपके डाउट्स हों वो आप क्लियर कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें। राम हृदय जाके नहीं, राम हृदय जाके नहीं, यानी जिसके हृदय में राम नहीं, विपत्ति सुमंगल ताही। ठीक है, विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगल ताही। ठीक है, यानी जिसके हृदय में राम नहीं है उसको मुश्किलें आना आएंगी ही आएंगी। ठीक है, हृदय में राम नहीं है तो विपत्ति में वो इंसान पड़ेगा ही, लेकिन राम हृदय जिसके बसते हैं उस मनुष्य के हृदय में विपत्ति नहीं आती। यानी कि हृदय में क्या, उस मनुष्य का सामना विपत्तियों से नहीं होता, कुछ ऐसा अर्थ है। बाकी व्याख्या देखेंगे अभी। ठीक, तो ऑप्शन सी क्या पूछ रहे हैं, इसमें क्या है? इसमें कौन सा अनुप्रास है? देखो क्या बढ़िया क्वेश्चन बनाया है। कौन सा अनुप्रास है? अनुप्रास का पूछ लिया गया है, तो ऑप्शन सी लाटानुप्रास। लाटानुप्रास अलंकार है प्रस्तुत पंक्ति में। ठीक है, देख लीजिए पंक्ति यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो लाटानुप्रास की खास बात है कि जहाँ पर पंक्ति की रिपीटेशन होती है या शब्दों की होती है वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों प्रश्नों पर। प्रस्तुत पंक्ति के पूर्वार्ध का अर्थ है, क्या अर्थ है? यानी कि जो पंक्ति दी गई है उसके पूर्वार्ध भाग का अर्थ है कि जिनके हृदय में राम नहीं है उन्हें विपत्ति आती है। ठीक है, और उत्तरार्ध का अर्थ है कि जिनके हृदय में राम बसे हुए हैं उन्हें किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आती। तो ये दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है। यानी कि ईश्वर, राम क्या है? ईश्वर का ही तो रूप है। ठीक है, तो जिन मनुष्य के हृदय में ईश्वर होते हैं, ठीक है, उन्हें किसी भी प्रकार की बाधाएं या फिर विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक, तो यानी कि पंक्ति की रिपीटेशन हुई है, एक ही पंक्ति दो बार आई है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है? लाटानुप्रास अलंकार है। क्या? लाटानुप्रास अलंकार। ध्यान रखें दोस्तों। अगला प्रश्न है, गौर करें। जननी तू जननी भई, जननी तू जननी भई, विधि सम कछु ना बसाए, विधि सन कछु ना बसाए में कौन सा अलंकार है? पंक्ति है दोस्तों, जननी तू जननी भई, विधि सन कछु ना बसाए में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन सी लाटानुप्रास, लाटानुप्रास अलंकार है। ठीक है, ध्यान रखें, जननी तू जननी शब्दों का रिपीटेशन है। ठीक, एक ही शब्द दो बार आया है, जननी और जननी। ठीक है, तो ध्यान रखें, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, लाटा अनुप्रास अलंकार। टीजीटी परीक्षा 2002 में आया हुआ प्रश्न है ये। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे। जब एक शब्द, ध्यान से सुने, जब एक शब्द या वाक्य खंड, वाक्य का खंड यानी कि कोई हिस्सा, भाग, किसी वाक्य का कोई हिस्सा, ठीक है, उसकी आवृत्ति जब होती है किसमें? उसी अर्थ में, लेकिन तात्पर्य या अन्वय में भेद हो, यानी कि जब हम उसका तात्पर्य निकालते हैं किसी पंक्ति की रिपीटेशन होने पर या फिर उसका अन्वय करते हैं, ठीक, तो वहां पर क्या होता है? लाटानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति लाटानुप्रास अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, तो ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है ये। तो दोस्तों यहाँ पर ज़रूरी है कि आपको ये समझना है कि अलंकारों की पहचान आपको कैसे करनी है। वहाँ आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाएंगी एग्जाम्स में, वहाँ आपको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा, उसमें आपको अपना आंसर टिक करना होगा। ठीक है, तो आपको अलंकार की पहचान करनी आनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए आप पढ़ भी रहे हैं। ठीक,
अगर आप पढ़ करके पहचान ही नहीं पाए तो फिर ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ें, समझ करके पढ़ें। ठीक, और पंक्ति जो दी गई है उसमें से खुद निकालें कि एक पंक्ति में से आप कितने सारे अलंकार निकाल सकते हैं। जब आप ये प्रैक्टिकल खुद पर करने लगेंगे ना अपने आप से, तो अलंकार आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो समझें इस बात को। अब देखते हैं अगला प्रश्न, गौर करें। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। देखो त वर्ण की आवृत्ति हो रही है इसमें। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों ऑप्शन बी, वृत्त्या अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? वृत्त्या अनुप्रास अलंकार। ठीक है, यानी कि वृत्ति से हमने पढ़ा था कि वृत्त्या अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। ठीक है, बाकी देखते हैं व्याख्या, गौर करेंगे। ध्यान दें दोस्तों, जहाँ एक अथवा, गौर करेंगे शब्दों पर, एक अथवा एक से अधिक वर्ण समूह की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ पर एक वर्ण तो होगा ही होगा। ठीक है, या फिर एक से अधिक वर्ण समूह जब एक से अधिक बार आते हैं। ध्यान से समझ रहे हैं ना इस बात को, यानी एक वर्ण तो आएगा ही आएगा, या फिर एक से अधिक वर्ण भी इसमें हो सकते हैं। ठीक है, वर्णों का समूह हो सकता है, और जब वो एक से अधिक बार रिपीट होता है, एक वर्ण या एक से अधिक वर्णों का समूह, तब क्या होता है? वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में कई बार त की आवृत्ति है। किसकी आवृत्ति? त की आवृत्ति है, इसीलिए यहाँ इन पंक्तियों में क्या है? वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। क्या है? वृत्त्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें दोस्तों, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, जहाँ एक व्यंजन, प्रश्न को ध्यान से समझें। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? वर्ण पढ़ रहे थे। ठीक है, पंक्ति पढ़ रहे थे, लेकिन अब बात किसकी आ गई? व्यंजन की। ठीक है, व्यंजन, वर्ण और व्यंजन में फर्क होता है। ठीक है, तो ध्यान दें, वर्णों से मिलकर व्यंजन बनते हैं हमारे। ठीक है, तो गौर करें, व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ऑप्शन इसका सही है बी। क्या होता है? वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति, ठीक है, एक वर्ण की तो होगी ही होगी, साथ में अगर व्यंजन की आवृत्ति भी हो रही है एक से ज़्यादा बार, तो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। तो ध्यान रखें, व्यंजन शब्द को भी नोट करें, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों हम शब्दालंकार का दूसरा भेद। कौन सा है? यमक अलंकार। यमक अलंकार, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। तो यमक अलंकार कहाँ होता है, पहले इस बात को समझें। तो यमक अलंकार में एक शब्द, वर्ण नहीं, शब्द, पूरा की पूरा एक शब्द, ठीक है, कितनी बार आता है? 2 बार आता है। ठीक है, लेकिन एक ही जैसे 2 शब्द आते ज़रूर हैं, लेकिन दोनों ही शब्दों का अर्थ कैसा होता है? अलग अलग होता है। अर्थ कैसा होता है? अलग अलग। ठीक है, अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, ध्यान रखें, यानी कि एक प्लस है तो दूसरा, एक माइनस है तो दूसरा प्लस है। समझ गए? यानी कि ये दोनों के अर्थ एक जैसे नहीं होंगे। शब्द एक होंगे लेकिन अर्थ एक जैसे नहीं होंगे। वहीं पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो अब हम पंक्ति पढ़ेंगे और देखेंगे कि एक शब्द एक ही जैसा 2 बार कहाँ आया है और दोनों के अर्थ क्या क्या हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे, गौर करेंगे दोस्तों। सूर सूर तुलसी, गौर करें, सूर सूर तुलसी
शशि उड़गन केशव दास, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम, अब के कवि खद्योत सम, जह तह करत प्रकाश, जह तह करत प्रकाश। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इस पंक्ति में कहाँ पर रिपीटेशन हुई है एक शब्द की। तो एक जैसे जुड़वा भाई होते हैं ना, ऐसे ही यमक अलंकार में शब्द कैसे होते हैं, जुड़वा होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले प्रश्न देखते हैं, इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब पता कैसे चलेगा कि यमक अलंकार है, तो अगर आप ध्यान से देखें पहली पंक्ति, तो एक शब्द है यहाँ पर सूर सूर, सूर सूर। ठीक है, तो एक शब्द 2 बार आया है, लेकिन इसका अर्थ अलग है। तो देखते हैं क्या अर्थ है, इसके लिए देखेंगे व्याख्या। तो चलते हैं व्याख्या पर, गौर करेंगे दोस्तों। यहाँ एक सूर का तात्पर्य सूरदास से है। एक सूर जो है, देखें पंक्ति भी दी गई है यहाँ पर, तो एक सूर का तात्पर्य तो सूरदास से है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा सूर है, ठीक है, दूसरे सूर का तात्पर्य किससे है, सूर्य से है। ठीक, तो एक हो गए सूरदास और दूसरे सूर कौन से, सूर्य। अतः प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। ठीक है, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम, जह तह करत प्रकाश। ठीक है, प्रकाश मीन्स प्रकाश, उजाला। प्रकाश कौन देता है, सूर्य देता है। ठीक है, तो देखते हैं इसकी आगे की व्याख्या। गौर करें दोस्तों, अर्थात सूर सूर्य हैं, क्या है, सूर सूर्य हैं, तुलसी क्या है, चंद्रमा है। सूर सूर्य हैं, तुलसी चंद्रमा है, और केशव दास क्या है, नक्षत्र हैं। केशव दास क्या है, नक्षत्र हैं। और आधुनिक कवि जो हैं वो जुगनुओं के समान, जो आधुनिक कवि वो हैं क्या है, जुगनुओं के समान जहाँ तहाँ प्रकाश फैलाते हैं। ठीक है, यानी कि ये कह रहे हैं सूर में सूरदास किसके समान है, सूर्य के समान है। और जो तुलसीदास हैं, ठीक है, तो तुलसीदास क्या है, चंद्रमा के समान है। ठीक है, वहीं केशव दास जो हैं रीतिकालीन कवि, ये किसके समान है, नक्षत्र के समान है। सूर और तुलसी भक्तिकालीन कवि हैं, ये दोनों सूर्य और चंद्रमा के समान हैं। केशव दास रीतिकालीन कवि हैं, ये नक्षत्र के समान हैं। और जो आधुनिक कवि हैं वो किसके समान हैं, जुगनुओं के समान, जहाँ तहाँ प्रकाश फैलाते हैं। यानी कि जो आधुनिक कवि है ना, अब के कवि, पंक्ति में देखो अब के कवि, ठीक है, तो यानी कि आधुनिक कवि, ठीक है, ये क्या करते हैं, जुगनुओं के समान जहाँ तहाँ प्रकाश फैलाते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को गलत माना था। ठीक है, लेकिन जो बाद में संशोधित उत्तर कुंजी आई उसमें इस प्रश्न का उत्तर क्या माना गया, विकल्प बी, यानी कि यमक अलंकार। क्या माना गया, यमक अलंकार। ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों, बहुत अच्छा उदाहरण है। गौर करें, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है अब आपके सामने यमक अलंकार का। ठीक है, तो इसको तो याद ही कर लें। ठीक, कनक 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 ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बोराए जग या खाए पचिथाए। कुछ इस तरह से पंक्ति है ये पूरी। ठीक है, तो कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है, पूछ रहे हैं कौन सा अलंकार है। तो आपको शब्द देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि कनक शब्द जो है 2 बार आया है। ठीक है, और बाकी कहीं भी नहीं आया पूरी पंक्ति में। तो कौन सा अलंकार हो गया, यमक अलंकार हो गया। कौन सा, यमक अलंकार। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। प्रस्तुत पंक्ति में कनक शब्द 2 बार आया है। कितनी बार, 2 बार आया है। दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है।
यानी कि कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों ही कनक शब्दों का अर्थ अलग अलग है। ठीक है, पहले जो कनक शब्द आया है उसका अर्थ है दोस्तों धतूरा। क्या है? धतूरा। ठीक है, और जो दूसरा शब्द है उसका अर्थ है दोस्तों सोना। यानी एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक शब्द का अर्थ है सोना। ठीक, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए, ये बात ध्यान से सुनेंगे अब आप। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए अर्थात उसकी आवृत्ति हो, आवृत्ति, ठीक है, और प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न यानी अलग अलग अर्थ हो, वहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार। ठीक है, ध्यान रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक, गौर करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर, जहां शब्दों, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे जरा क्या पढ़ रही हूं मैं प्रश्न। ठीक, जहां शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? जहाँ शब्दों, वर्णों की बात नहीं हो रही, सीधा अब किसकी बात हो रही है? शब्दों, यानी कि लेवल बढ़ गया है प्रश्नों का। ठीक, तो जहाँ शब्दों या फिर शब्दांशों या फिर वाक्यांशों की आवृत्ति हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो इसका कहने का अभिप्राय क्या है प्रश्न का? पहले ये बात समझें। तो शब्दों, शब्द को तो आप जानते ही हैं कि क्या होते हैं, लेकिन शब्दांश क्या होते हैं ये बात आपको पता है कि नहीं? ठीक है, तो शब्दांश, ठीक है, शब्दांश क्या होता है दोस्तों? शब्द का अंश यानी कि ध्वनि, जिससे शब्द यानी कि ध्वनि की संगठित इकाई को हम क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं। इसको सरल भाषा में समझें, क्या है शब्दांश? क्या है? देखो, शब्द का संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा? शब्द जमा अंश। ये बना कि नहीं बना? शब्द जमा अंश। ठीक है, यानी कि शब्द, शब्द कब बनता है? वर्णों से। ठीक है, तो वर्ण और व्यंजन से मिलकर के हमारा क्या बनता है? एक शब्द बनता है। ठीक है, तो यानी कि वर्ण को या फिर अक्षर को हम क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं। यानी शब्द का वह भाग जिससे मिलकर एक पूरा शब्द बनता है उसे हम शब्दांश कहते हैं। अगर आप ध्यान दें तो वर्ण जो होते हैं, वर्ण जो होते हैं या फिर अक्षर जो होते हैं, वर्ण या अक्षर, ठीक है, वर्ण भी कह सकते हैं हम इसे या फिर अक्षर भी कह सकते हैं। अगर आप जानते हो तो ये कैसे होते हैं? अधूरे होते हैं, यानी आधे होते हैं। ठीक है, आधे होते हैं। जब हम इसमें स्वर मिला देते हैं तब यह पूरा वर्ण बनता है, व्यंजन बनता है। ठीक है, तो वर्ण यानी कि अक्षर को हम वाक्यांश कहते हैं। सॉरी, वाक्यांश नहीं, क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं। शब्दांश, शब्दों का अंश, यानी कि शब्द को अगर हम जब तोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा? तोड़ तोड़ कर देखेंगे अलग अलग तो हमारे वर्ण निकल कर के आएंगे या फिर अक्षर निकल के आएंगे। ठीक है, उसे हम शब्दांश कहते हैं। इतनी बात ध्यान रखिए आपने। इसको आप सीधे सीधे समझें। ध्वनि की संगठित इकाई, ध्वनि की संगठित इकाई मिलकर क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। ठीक है, और ध्वनि की संगठित इकाई को हम क्या बोलेंगे? शब्दांश। ध्वनि को बोलेंगे शब्दांश। तो वर्ण भी कह सकते हैं, अक्षर भी कह सकते हैं, ध्वनि भी कह सकते हैं। किसको? शब्दांश को। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखते हैं अगला शब्द। अगला शब्द क्या है दोस्तों? अगला शब्द है वाक्यांश। थोड़ी व्याकरण की बातें हैं ये। ठीक है, हमें प्रश्न इसलिए समझ नहीं आते क्योंकि हमें उनका अर्थ नहीं पता होता। प्रश्न में पूछा कुछ गया होता है, हम उत्तर कुछ और टिक करके आते हैं।
अगर अर्थ स्पष्ट हो जाएंगे तो कभी भी प्रश्नों को पहचानने में, उनके उत्तर पहचानने में आपको गलती नहीं होगी। ठीक है, तो वाक्यांश क्या होता है अब ये सुने। ठीक, देखो शब्दांश जो था इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सिलेबल। ठीक है, सिलेबल आपने पढ़ा होगा। ठीक, वहीं अगर हम वाक्यांशों की बात करें तो वाक्यांशों को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फ्रेज। ठीक है, क्या कहते हैं, फ्रेज। ठीक, और अगर हम इसे वाक्यांश को, यानी फ्रेज क्या होता है, पूरे वाक्य का एक अंश होता है, एक भाग होता है, पूरा वाक्य नहीं होता, वाक्य का एक अंश होता है। ठीक है, और वाक्यांश को अगर हम हिंदी में देखें, ठीक है, तो क्या है कि वर्णों का यानी शब्दों का ऐसा समूह। ठीक, ध्यान से सुनेंगे, शब्दों का ऐसा समूह। ठीक है, अनेक शब्दों का ऐसा समूह। ठीक है, जिसके लिए हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं उसे हम वाक्यांश कहते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल ना करके केवल एकमात्र शब्द का जब हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि पहली बात तो जो आपका वाक्य है वो संक्षिप्त हो जाता है। दूसरी बात, आपकी बात जो है प्रभावशाली हो जाती है, आप कम शब्दों में ज़्यादा बात कहने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं। ठीक है, उदाहरण अगर हम लें वाक्यांश का, जैसे उदाहरण अगर हम लें वाक्यांश का, क्या लेंगे, अकथनीय। अकथनीय एक शब्द है, अकथनीय। ठीक है, आपके ये क्या है, हमारा एक वाक्यांश है, यानी कि इसमें पूरा एक वाक्य समाया हुआ है, इस अपने पूरे शब्द में एक पूरा अपना वाक्य है इसका। ठीक है, क्या है, जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके। ठीक है, जो कहा ना जा सके। अब देखो, जब हम कहेंगे जो कहा ना जा सके, 5 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमने क्या किया कि हमने इन 5 शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, हमने केवल एक शब्द का इस्तेमाल किया, किसका, अकथनीय। ठीक है, अकथनीय शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक है, इससे क्या हुआ, हम शब्दों के जाल से बचे और हमारी भाषा कैसी हो गई, प्रभावशाली हो गई। ठीक है, और आपका समय भी बचा। तो यानी कि वाक्यांश किसे कहते हैं, शब्दों का वह समूह। ठीक है, या फिर वाक्य में शब्दों का वह समूह। ठीक है, जिसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाए, किसमें, वाक्य को बनाने में, उसे हम क्या कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं। ठीक है, जैसे कि शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी क्या होता है, शाकाहार भोजन करने वाले होते हैं ना। ठीक है, मांसाहारी, कुछ ऐसे वर्ड हैं, हमने बचपन में पढ़े होंगे, आपने भी पढ़े होंगे। ठीक है, और नहीं पढ़े तो एक बार अपनी किताबें खोल करके देखें कि वाक्यांश होता क्या है, तब आपको चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यानी कि अभी सिर्फ इतना समझे कि वाक्यांश वह है जहाँ पर शब्दों के समूहों के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो अपने आप में पूरे वाक्य का अर्थ देता है। ठीक है, ये क्या है, हमारा वाक्यांश है। ठीक, तो दोस्तों फिर से पढ़ते हैं प्रश्न, अब समझते हैं आगे। ठीक है, जहां शब्दों, शब्दांशों, ठीक है, शब्दांशों को उपसर्ग भी कह सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि यह आगे लगते हैं, अधूरे होते हैं। उपसर्ग में जब हम कोई एक सार्थक शब्द जोड़ते हैं जिसका सार्थक अर्थ हो, तब जा करके एक हमारा सार्थक अर्थ निकल के आता है। तो शब्दांश, ठीक है, उपसर्ग भी हो सकते हैं। आगे देखो वाक्यांश, तो क्या प्रश्न है, जहां शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो लेकिन उनके अर्थ में क्या हो, भिन्नता हो, यानी कि अर्थ अलग अलग हों, वहां पर क्या होता है, अलंकार होता है। कौन सा, ऑप्शन सी, यमक अलंकार। ठीक है, तो देखो कितनी प्यारी डेफिनेशन दी है। अभी तक हम सिर्फ देख रहे थे कि एक जैसे दो शब्दों के अलग अलग अर्थ को यमक अलंकार कहते हैं, लेकिन यहाँ पर अब बात आ गई शब्द की भी, शब्दांशों की भी और वाक्यांशों की भी। ठीक है, तो समझ लें यमक अलंकार क्या होता है। ठीक है,
तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।